बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू एमडी कैट पास पेपर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला तमाम प्रोविंसेस के पास पेपर फ्रॉम 2008 टू 2024। तो आज हमारे पास जो भी हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं डेट इज एमडी कैट 2014 यूएचएस। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू 1 से। और बिलीव मी, जितने भी आप एमडी कैट के पास पेपर देखेंगे ना, सबसे बोंगे तरीन क्वेश्चन वाला ये पास्ट पेपर है आपके पास। और बिलीव मी, जितना ये बोंगा क्वेश्चन पेपर था, जितने ये बोंगे क्वेश्चन थे, जितने आसान क्वेश्चन थे, बच्चों ने उतनी ज्यादा गलतियां इसमें की हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बड़ी एग्जांपल है। वी वर 10 माइल्स। आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस पढ़ने के बाद आप देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है जी, टू सा। अब टू सा का मतलब है टू के बाद सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। किसी सूरत भी पूरी जिंदगी इंग्लिश में आपने नहीं लिखा होगा टू के साथ सेकंड फॉर्म। इन्फिनिटिव हमारे पास होता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, और अगर हम उसका पैसिव बनाते हैं तो हमारे पास होता है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब इससे आसान क्वेश्चन पेपर में और कैसे, और इसे बोंगा क्वेश्चन पेपर में कैसे दिया जाएगा। लेकिन बिलीव मी, बच्चे इसको भी गलत करके आते हैं। पेपर वाले दिन का जो प्रेशर होता है, एमडी कैट का जो प्रेशर होता है, उसे अब्जॉर्ब करना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप घर से ज़हन बना के जा रहे होते हैं कि पेपर मुश्किल आने वाला है, पेपर कॉन्सेप्चुअल आने वाला है, पेपर ऐसा होने वाला है, पेपर कोई बम बरूद होने वाला है, पेपर पता नहीं क्या होने वाला है जो हमारे सर पर गिरेगा और हम पता नहीं जमीन में धंस जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कूल रहना है, रिलैक्स्ड रहना है, चिल रहना है, आराम सुकून से जितना चिल रह सके, जितना रिलैक्स रह सके कीजिएगा। पेपर मुश्किल नहीं होता है। मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूं कि दो पेपर होते हैं। एक पेपर वो होता है जो कागज पे प्रिंट होता है और आपके सामने पड़ा हुआ होता है, और एक पेपर वो होता है जो आपके माइंड में होता है। जो आपके सामने पड़ा हुआ होता है ना, पेपर प्रिंट होके, वो बड़ा आसान होता है, बड़ा मासूम होता है, बड़ा स्वीट होता है, बड़ा क्यूट होता है। जैसे इस तरह के मीठे मीठे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर। और जो आपके माइंड में होता है ना, वो पेपर होता है मुश्किल, वो पेपर होता है टफ, वो पेपर होता है सो कॉल्ड कंसेप्चुअल, वो पेपर होता है जी एमडी कैट का पेपर, वो पेपर होता है जी पाकिस्तान के सबसे मुश्किल जो कंपेटिटिव एग्जाम है उसका पेपर होता है। तो आपने आज खुद अपने पास से बनाया हुआ होता है कि पेपर मुश्किल है, पेपर मुश्किल आने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर बड़ा मीठा होता है, स्वीट होता है, क्यूट होता है। जस्ट आपने जो कुछ पढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंट रहते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ आपने क्या करना होता है, आपने उस चीज को देखना होता है, पढ़ना होता है और उसका आंसर करना होता है। तो यहाँ पर टू साथ तो कभी भी नहीं हो सकता। हमें यहाँ पर टू के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लिखनी, हमें यहाँ पर क्या लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल इज वेल व्हाट एंड्स वेल। अब इससे पहले वाला जो पेपर था ना 2013 का, उसमें आपने देखा एक एक्सप्रेशन था अप एट द मार्क। अब अप एट द मार्क हम समझते हैं कॉमन एक्सप्रेशन है। अप एट द मार्क नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अप टू द मार्क होता है। इसी तरह ऑल इज वेल व्हाट एंड्स वेल एक कॉमन एक्सप्रेशन है। व्हाट एंड्स वेल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, डेट एंड्स वेल। ये हम अपनी जिंदगी में 50 दफा बोलते हैं। लेकिन क्या होगा, पेपर है, एमडी कैट है, मुश्किल है, कंसेप्चुअल है, तो वहां पर जाकर आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपके कान, आपका दिल, आपके गुर्दे, आपका जिगर, आपके फेफड़े आपका साथ नहीं देते हैं। तो आप इतनी मासूम सी गलतियां भी क्या करते हैं, गलत करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में हेड के साथ क्या लिखा हुआ है, स्विंग। अब मुझे एक बात बताएं, रुए जमीन पर कोई रूल है ऐसा जिसमें हम बोलेंगे कि हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है। हैज, हैव, हैड के साथ हमने जिंदगी में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, थर्ड फॉर्म यूज किया, तो स्विंग किसी सूरत नहीं आ सकता। अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि बच्चे ये भी गलत कर कर आए होंगे, तो यकीन करें फिर वही बात आ जाती है कि जो बच्चा ये क्वेश्चन गलत करके आएगा, तो क्या मेरा इतना हक नहीं बनता, मतलब क्या मेरा इतना राइट नहीं बनता कि मैं उसको ये कह सकूं कि बेटे दूर फिटे मुंह आपका और लख की लानत आपके पे, आपके ऊपर के हेड स्विंग आया और आप उसको ये नहीं देख सके कि हेड स्विंग की जगह पर क्या आना चाहिए, हेड के साथ थर्ड फॉर्म हेड स्विंग आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन होता है जी पेपर का, जिसको आप बोलते हैं बड़े एमडी कैट के कॉन्सेप्चुअल पेपर्स हैं और बड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं। देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, मुश्किल, आसान, मॉडरेट, ये कोई चीज नहीं होती, याद रखिएगा। ये आपके जहन में बिठा दिया जाता है कि चले जी आज प्रैक्टिस करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की। जी हमारा क्वेश्चन बैंक है, इसमें इतने क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट हैं, इतने मॉडरेट हैं, इतने इजी हैं
इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हार्ड, इस तरह की चीज सिर्फ आपके दिमाग में होती है। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, मुश्किल आसान क्वेश्चन कोई नहीं होता, याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड वाज फुली ड्रेस्ड एंड सिटिंग इन हर फादर्स लैप। अब देखें यहां पर आप देखेंगे दो वर्ड्स का कनेक्शन, लैप, लैप के साथ आपके पास क्या लिखा हुआ है, इन। आप याद रखेंगे इन का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई चीज इनक्लोज्ड होती है चारों तरफ से, ठीक है। जैसे शू के डब्बे में आप शूज रख देते हैं, जूती रख देते हैं, तो वो क्या है, इन द बॉक्स। लैप जो होती है, आप बच्चे को गोद के ऊपर बिठाए हुए होते हैं, वो चारों तरफ से उसको घेरे नहीं हुए होते, इसलिए यहाँ पे इन हर फादर्स लैप नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑन हर फादर्स लैप, क्योंकि यहाँ पर इनक्लोज्ड स्पेस की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, सरफेस की बात की जा रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री अब्दुल रहमान। अब पहली बात तो ये है कि थ्री अब्दुल रहमान नहीं होगा, ये होना चाहिए थर्ड अब्दुल रहमान, और ये थर्ड अब्दुल रहमान भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अब्दुल रहमान थर्ड होना चाहिए। और एक मिनट के लिए अगर आप इसे सही बोल भी दें कि थ्री है यहाँ पे, थ्री अब्दुल रहमान, तो याद रखिएगा थ्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता है। आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, एक हमारे पास होते हैं इनडेफिनेट, और एक हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास होते हैं ऑर्डिनल, और एक हमारे पास बेटे क्या होते हैं, कॉर्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल से स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और एक हमारे पास क्या होते हैं, कॉर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें कॉर्डिनल नंबर क्या होते हैं कि जब आप बात कर रहे होते हैं ना 1 2 3 4 5 की, तो 1 2 3 4 5 के लिए हम उनको क्या बोलेंगे, ये कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कौन से नंबर हैं, ये कॉर्डिनल नंबर है। और जब आप ऑर्डिनल नंबर बोलेंगे ना, पोजीशन बताएंगे, ठीक है, तो पोजीशन बताने के लिए आपको क्या यूज करने होंगे, आप बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो एक्चुअल में ये डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर होते हैं। इन डेफिनेट ऑर्डिनल नंबर के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होता है। ऐसी सूरत में अगर यहाँ पर थर्ड होता तो फिर आप लिखते द थर्ड अब्दुल रहमान, थ्री के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन हमारा सिरे से ही गलत है। उसके बाद हमारे पास MCQ 6, लार्ज एंड ब्यूटिफाइड बाय। अच्छा, अब देखें मैं आपको जैसे हमेशा से कहता हूं, मैं बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो अरेज कर देता हूं, आप समझ ले बाकी सारा क्वेश्चन है ही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि हुज रिमेन, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटे मुझे बताइएगा हुज रिमेन ठीक है या नहीं है। तो याद रखें मैंने आपसे क्या कहा था कि जहां कहीं पर भी आपके पास क्वांटिफायर आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, जहां कहीं पर भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कुछ आ जाए, तो आपको नाउन लिखना है। रिमेन वर्ब है, हमें हुज रिमेन नहीं लिखना, बल्कि हमें पोजेशन बतानी है नाउन के ऊपर। हम हमेशा पोजेशन बताते हैं नाउन के ऊपर, तो हमें रिमेन की जगह पर क्या लिखना है, रिमेन्स लिखना है। जैसे हमने कहा मीन का नाउन हमारे पास क्या होता है, मीन्स होता है। रिमेन का नाउन हमारे पास क्या होता है, रिमेन्स होता है। समन का नाउन हमारे पास क्या होता है, समन्स होता है। बिलोंगिंग का नाउन हमारे पास क्या होता है, बिलोंगिंग्स होता है। सराउंडिंग का नाउन हमारे पास क्या होता है, सराउंडिंग्स होता है। ऑर्डर का नाउन हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर्स होता है। तो आपने ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं कि इनमें से नाउन कौन सा और इनमें से वर्ब कौन सा है। हुज रिमेन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हुज रिमेन्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई थॉट इट ओवर। याद रखिएगा थिंक ओवर का मतलब होता है दोबारा सोचना, अच्छे तरीके से सोचना, बार बार सोचना, कंसंट्रेट करना। ना तो थिंक ऑन होता है यानी कि थॉट ऑन होता है, ना तो थॉट बाय होता है, ना ही थॉट अपॉन होता है, बल्कि हमारे पास क्या होता है, थिंक ओवर, जिसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, थॉट ओवर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लेफ्ट डैश अ ब्लेज ऑफ एंगर। अब देखिए पहली बात तो यह है कि जब आपने कोई कनेक्शन बनाना होता है ना दो चीजों के दरमियान, तो कनेक्शन बनाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, विद। ही लेफ्ट डैश अ ब्लेज ऑफ एंगर के लिए आप कभी भी विद का वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप यहां पर किसी दो चीजों के दरमियान कनेक्शन नहीं बना रहे। उसके बाद हमारे पास ही लेफ्ट बैक। अब देखिए लेफ्ट बैक का मतलब ये रेडेंट वर्ड है, रिडेंडेंसी है कि लेफ्ट का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, चले जाना, वापस चले जाना, छोड़ जाना किसी जगह पर। उसके साथ आपको बैक का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास डायनामिक एक्शन नहीं है, ठीक है। डायनामिक एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनटू। जब हमारा सब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, जैसे हम बोलते हैं जम्प्ड इनटू, जैसे हम बोलते हैं पोर्ड इनटू, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास
ही लेफ्ट इन टू अ ब्लेज ऑफ एंगर नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, ही लेफ्ट इन अ ब्लेज ऑफ एंगर, वो गुस्से से यहां से चला गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शाहिद बैटर्ड अनवर डाउन सबमिशन। बैटर्ड का मतलब क्या होता है, माल ट्रीटेड। बैटर्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, माल ट्रीट करना, अब्यूज करना, मतलब मजबूर करना, गलत फायदा उठाना। हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, माल ट्रीट या अब्यूज का वर्ड यूज करेंगे। माल ट्रीट डैश इनटू सबमिशन। आपको यहाँ पे डाउन का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, इनटू। अब इनटू के साथ आप देखेंगे शाहिद डाउन बैटर्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शाहिद बैटर्ड अनवर्ड इनटू सबमिशन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद हमारे पास है प्राइड। अब जब प्राइड आ गया तो डेफिनेटली हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप जैसे ही सेकंड सेंटेंस आगे पढ़ते हैं सारे सेंटेंसेस, तो आप देखते हैं कि सेंटेंस के साथ वर आया हुआ है, तो हमारा डेल्टा ऑप्शन यहीं पर गलत हो जाता है। यहां से आगे हमें डेल्टा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और चार्ली में आप देखेंगे, चार्ली में प्राइड एंड इंट्रिंसिक कंपोनेंट, इसमें वर्ब हमारा मिसिंग है, उसमें वर्ब लिखा ही नहीं हुआ है, तो हम चार्ली ऑप्शन को भी यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रिंसिक के साथ हमें आ लिखना है या एन लिखना है, तो जैसे ही हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को स्टार्ट करते हैं तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे किससे स्टार्ट हो रही है, इसकी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होती है अलिफ से। इसका मतलब ये वॉवल साउंड है, तो हम आ इंट्रिंसिक नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, एन इंट्रिंसिक बोलेंगे। और मैं आपको दोबारा बता दूं, ये हमने एन और ए वॉवल या कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से लिखने हैं, हमने लेटर की वजह से नहीं लिखने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड टैक्स लॉ डैश। अब जब हम इंट्रोड्यूस टैक्स की बात कर रहे हैं, लॉज की बात कर रहे हैं, तो एक बात तो तय होगी कि हम पर्सन की बात नहीं कर रहे। जब हम पर्सन की बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम हु का वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि हु का वर्ड, हुम का वर्ड, हुज का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे होते हैं, यानी कि पर्सन की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे एक और बात भी याद रखिएगा, ये जो नॉन लिविंग होते हैं ना, मतलब अदर देन ह्यूमन बीइंग, अदर देन ह्यूमन बीइंग की भी जब आपने पोजेशन की बात करनी है ना, तो पोजेशन के लिए उनके लिए भी आप हुज का वर्ड यूज करेंगे। बहरहाल यहां पर हमने चूंकि सब्जेक्ट के तौर पर लेना है तो हम हु का वर्ड यूज नहीं कर सकते। अब हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, अगर आप अपने फर्स्ट क्लॉज को देखेंगे तो फर्स्ट क्लॉज किस में है, पास्ट में। तो सेकंड जो हमारा सेंटेंस है, सेकंड क्लॉज किस में चलनी चाहिए, पास्ट में। तो आप विच हैज नहीं लिख सकते, विच हैव नहीं लिख सकते, बल्कि आपको क्या लिखना होगा, विच गेव। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या होगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट वाज कोल्ड एंड फॉगी एंड ही डेयर्ड नॉट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, नीड का वर्ड और डेयर का वर्ड, इनके जो रूल्स हैं उनको आपने बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। मैं आपको बोलूं, मुझे लगता है ऐसा 99.9% कि आपके पेपर में नीड या डेयर का क्वेश्चन होगा। और नीड और डेयर का रूल हमारे पास क्या होता है, देखिए मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है, अभी जल्दी जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आपने ये देखना है कि नीड का वर्ड आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है या नहीं करता। अगर अग्री करता है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। आपने इसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जैसे आप लिखेंगे ही नीड्स टू गो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नीड लिखा हुआ है सब्जेक्ट के साथ, लेकिन वो अग्री नहीं करता, अपने सब्जेक्ट के साथ डिसएग्रीमेंट में है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर नीड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, तो यहां पर आपने इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अगर ये सेंटेंस होगा ही नीड, तो फिर आपने लिखना है गो। और अगर आपके सेंटेंस में नीड नॉट लिखा हुआ है तो आपने याद रखना है, आप यहां पर ये मॉडल सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज होगा। आपने इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना, आप इसको पास्ट में लेकर के जा सकते हैं। नीड नॉट को नीडिड नॉट बना सकते हैं, लेकिन आपने नीड नॉट को कभी भी नीड्स नॉट नहीं बनाना। और इसके साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो आपके पास यहां पर ही नीड नॉट के साथ क्या आएगा, ही नीड नॉट गो। और अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो नीड के साथ आपको दो स्ट्रक्चर बनेंगे। आप नीड के साथ या तो जेरेंड फॉर्म लिखेंगे वर्ब की, या आप क्या लिखेंगे,
आप टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे द चेयर नीड्स, ठीक है, द चेयर नीड्स। इस सेंटेंस को कितनी तरह से ठीक करेंगे? दो तरह से। यहां तो आप लिखेंगे द चेयर नीड्स रिपेयरिंग, आईएनजी फॉर्म जेरेंट फॉर्म आ जाएगी, और यहां आप कैसे लिखेंगे? द चेयर नीड्स टू बी रिपेयर्ड। आप ऑब्जेक्ट की सूरत में दो तरह से ठीक कर सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, डेयर के साथ ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं बनेगा, डेयर के साथ किसका क्वेश्चन बनेगा? आपका सब्जेक्ट का जरूर बनेगा। और वही उसी तरह जैसे नीड वाला रूल है कि अगर सब्जेक्ट है और डेयर अपने सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है तो आपने उसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और अगर सब्जेक्ट है और डेयर अपने वर्ब के साथ अपने सब्जेक्ट के साथ डिसएग्री करता है तो फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और अगर डेयर के साथ डेयर नॉट है, जिसका हम पास्ट तो बना सकते हैं लेकिन इसके साथ एस का एडिशन नहीं कर सकते, तो अगेन आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर मैं 3 सेंटेंस लिखूं तो मैं बोलूंगा ही डेयर्स टू गो। अब डेयर जो है वो ही के साथ अग्री करता है, और अगर मैं बोलूंगा ही डेयर, अब डेयर आप देखेंगे कि ही के साथ अग्री नहीं करता, तो यहां पर मुझे क्या लिखना होगा? ही डेयर गो। और जब पास्ट लिखा हुआ होगा डेयर नॉट, तो आपने याद रखना है डेयर नॉट के साथ आपने वर्ब की ना तो थर्ड फॉर्म लिखनी है ना आईएनजी फॉर्म लिखनी है, आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है? ही डेयर्ड नॉट गो आउट, करेक्ट ऑप्शन आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर बाई चांस जो है ना, ये कंपोजर का एरर है, कंपोजर ने क्या किया, यहाँ पर कोई भी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो डेयर नोट आपने याद रखना है। डेयर नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सेंटेंस आपके पास कैसे ठीक होना चाहिए? ही डेयर्ड नॉट गो आउट। यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? डेयर्ड नॉट गो आउट। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये कंपोजिंग का एरर है। अदरवाइज हमें यहाँ पर डेयर्ड नोट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके बाद आएगा हम बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखें, ये हमें तंग करना। अच्छा जी, देयर वॉज मच चेयरिंग एंड सिंगिंग। अच्छा, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है, टीचर फौरन से आंसर करके ना आगे शिफ्ट चले जाते हैं। जैसे इसका आंसर आपके टेक्स्ट का क्वेश्चन है, पंजाब वाले जानते हैं, मिस्टर चिप्स की लाइन है ये कि देयर वाज डैश चेयरिंग। अब पहली बात तो ये है कि मोर नहीं आएगा, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पर मच आएगा। और अगली बात चीयर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? चेयरिंग आएगा, क्योंकि हम आगे सिंगिंग लिख रहे हैं। एंड से पहले जो आएगा एंड के बाद भी वही आना चाहिए, तो चेयरिंग एंड सिंगिंग। अब यहां तक तो ठीक है। अब यहां पर एक है अ ब्रेड फाइटिंग और एक है ब्रेड फाइट। टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है वो ब्रेड फाइट लिखा हुआ है, तो टीचर क्या करते हैं, फटाफट से इस बात को समेटने के लिए फटाफट से कहते हैं बीटा ऑप्शन है बेटे, अब ब्रेड फाइट आएगा, नाउन आएगा, और आगे चले जाते हैं। देखें, और बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं, मैंने देखा है बच्चे पूछ रहे होते हैं सर यहाँ पे फाइटिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चीयरिंग आ गया, सिंगिंग आ गया, तो यहाँ पर फाइटिंग आना चाहिए। बेटे याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आप ब्रेड ना लिखा हुआ होता ना तो फिर फाइटिंग जस्टिफाई होता। जैसे ये सेंटेंस होता देयर वाज मच चीयरिंग एंड सिंगिंग एंड फाइटिंग, ठीक है। अगर आपने आप ब्रेड सेंटेंस में ना होता तो फिर पैरेलल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमारे पास फाइटिंग जस्टिफाइड होता। अदरवाइज यहां पर हमारे पास फाइटिंग जस्टिफाई नहीं है। जब आपने अब ब्रेड लिख दिया तो फिर हमें आगे अब ब्रेड फाइटिंग नहीं लिखना, फिर हमें अब ब्रेड फाइट सिंपल नाउन लिखना है। यहां पर भी नाउन चल रहा है, यहां पर भी नाउन चल रहा है। या तो आप इसको नाउन बना सकते थे फाइटिंग करके, और अगर आपने फाइटिंग के साथ नाउन नहीं बनाया तो आप इसे बनाएंगे अब ब्रेड फाइट नाउन बनेगा। आपको मजीद इसको आईएनजी लगाकर इसका ब्रेड के साथ फाइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही वजह है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, बीटा होगा। और यहाँ पे अब ब्रेड फाइटिंग नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, ब्रेड फाइट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय बोथ पेरेंट्स ऑफ जमील वर। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन है ना बाय देन, ये याद रखिएगा। बाय देन का मतलब होता है एट डेट टाइम। एट डेट टाइम का मतलब जिस टाइम की भी बात हो रही है ना, उस टाइम को एक खास स्पेसिफिक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बाय देन। उसको हम देन नहीं बोलते, हम उसे क्या बोलते हैं, बाय देन बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहां पर लिखा हुआ है वर,
और वर हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के साथ आपको वर्ब नहीं लिखना होता, वर डाइड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वर डेड होगा। लिंकिंग वर्ब के साथ आपको बेटे क्या लिखना होता है, एडजेक्टिव। तो हम वर डाइड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वर डेड। और बाय देन लॉन्ग डेड के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा आएगा, चार्ली। यानी कि सेंटेंस की ट्रांसलेशन पता किस तरह की बनती है कि जिस टाइम की बात हो रही है ना, उस टाइम जमील के जो दोनों पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स का मतलब है वालिद और वालदा दोनों, उनको फोत हुए बहुत अरसा हो चुका था। जैसे मैं आपको सेंटेंसेस अगर मैं आपको बता दूं, ये दो सेंटेंसेस नोट कर लीजिएगा। आपके पास स्ट्रक्चर कैसा बनता है, आपके पास इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि सब्जेक्ट आता है, बी फॉर्म आती है, उसके बाद बाय देन आता है, और उसके बाद लॉन्ग के साथ आपके पास क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव आता है तो इसी वजह से हमने डेड लिखा, हमने डाइड वाली दोनों ऑप्शन को क्या किया है, गलत कर दिया है। अब जैसे आपके पास सेंटेंसेस क्या है, द ओल्ड मेंशन वाज बाय देन। बाय देन का मतलब एट दैट टाइम लॉन्ग अबंडेंट, उस वक्त उस मेंशन को छोड़े हुए बहुत वक्त गुजर चुका था। जैसे हर चाइल्डहुड ड्रीम्स वर बाय देन लॉन्ग फॉरगॉटन, उसके जो बचपन के ख्वाब थे उस वक्त उनको भूले हुए छोड़े हुए बड़ा अरसा गुजर चुका था। तो बिल्कुल इसी तरह कि जमील के वालदैन को तब फोत हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, चार्ली। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स। इन गुड एपिटाइट, देखें यहाँ पर याद रखिएगा, हमें एपिटाइट के लिए जो प्रेपोजिशन यूज करना है वो इन टू, फॉर या इन नहीं है, बल्कि वो हमारे पास क्या है, सपर विद गुड एपिटाइट। उन्होंने बड़ा पेट भरकर खाना खाया, बड़ा जी भर के खाना खाया। ये कुछ एक्सप्रेशन याद रखिएगा जिनके साथ हम विद का वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं विद प्लेयर, विद केयर, विद कॉन्फिडेंस। और खास तौर पर ये आखिरी वाले देखिएगा, विद डाउट, विद अ स्माइल, विद टीयर्स, विद ओपन आर्म्स, विद ब्राइट आइज और विद अ हैवी हार्ट। ये वो एक्सप्रेशन हैं जिनके साथ आप विद का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। तो एपिटाइट भी इनमें से एक है, आप विद एपिटाइट्स लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। और इस तरह प्रेपोजिशन को इकट्ठा करके लिखने की क्या वजह होती है कि आप सारे वर्ड जो हैं वो एक दफा आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएं और रिवीजन हो जाए आपकी। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारे पास, और इससे आसान क्वेश्चन आप मुझे बताएं, मैं कोई चीज उठा के मारूं आपके सरों पे कि आपको समझ आ जाए कि पेपर कितना आसान होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ना तो अफ्रेड ऑन है, अफ्रेड ओ डबल है, फोफ है, अफ्रेड बाय है। यकीन करें आज के 6, 7, 8 क्लास के बच्चे को मैं ये क्वेश्चन दूंगा ना, वो भी 1 मिनट से पहले बाकी 3 सेंटेंसेस को पढ़े बगैर बता देगा कि सर अफ्रेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, ऑफ आएगा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्वेश्चन आसान है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप तब चरसी भंगी बने हुए होते हैं और इस जैसे क्वेश्चंस को भी पेपर में गलत कर आते हैं। वहां पर जाकर आपको सबसे पहली जो चुल उठती है ना, वो ये उठती है कि शायद ये कोई एक्सेप्शन केस है, इतना आसान क्वेश्चन तो पेपर में हो नहीं सकता। दूसरी चुल आपको ये उठती है कि शायद ये कोई ऐसा रूल है जो मेरे टीचर ने मुझे नहीं बताया, जो मैं नहीं पढ़ पाया। और तीसरे नंबर पर आपके ध्यान में होता है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं इतना चरसी भंगी आदमी और फर्स्ट टाइम ही मुझे क्वेश्चन पढ़कर ये पता चल गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऐसा नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन कुछ और होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करेक्ट ऑप्शन है। बिलीव मी, आपको जिस चीज की आजकल के दिनों में सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस चीज पर काम करने की जरूरत है, दैट इज कॉन्फिडेंस। अपने आप पर मेहनत करें, अपने नॉलेज के ऊपर मेहनत करें, कोशिश करें, नींद पूरी करें, अच्छी डाइट लें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, सिर्फ किताबों में ना रहें। बिलीव मी, इस तरह के डाउट्स उठेंगे पेपर में, आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसी के साथ ढेर सारी दुआओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। नमाज पढ़ते रहना है, कुरान मजीद पढ़ते रहना है, दुआओं में याद रखना है, मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है। मेहनत करने वाले की, कोशिश करने वाले की अल्लाह ताला मदद करता है और किसी की मेहनत और कोशिश अल्लाह ताला दाया नहीं करता। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।